जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यह कथन सही है। आमतौर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल के पास संवैधानिक विवेकाधिकार होते हैं। यह भी कथन सही है। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्यपाल के पास विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठाता है तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसे विवेकाधिकार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। निम्नलिखित मामलों में राज्यपाल के पास संवैधानिक विवेकाधिकार होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक का आरक्षण, राज्य में राष्ट्रपति शासन के सिफारिश करना और पड़ोसी केंद्र शासित राज्य बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय कुछ और भी हैं इसके अलावा भी। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे 6 सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यह कथन गलत है। ये 6 सप्ताह नहीं, 6 महीने के लिए किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना होता है और ऐसा न होने पर वह मुख्यमंत्री नहीं रह जाता है। दूसरा कथन है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। ये कथन सही है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन और भत्ते के अलावा उसे व्यापक विषयक भत्ता और निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि भी मिलती हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विषय राज्यपाल के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं? यदि ऐसे किसी मामला का संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो इस संदर्भ में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है और इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसे विवेकाधिकार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त कथन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, आर्टिकल 163। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विदर्भ और कच्छ क्षेत्र के विकास के लिए क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व होता है। यह कथन सही है। संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 371 से 371 जे तक 12 राज्य, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 के तहत राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है कि वह महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करे। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में नागा और मिजो समुदाय की सार्वजनिक, धार्मिक और पारंपरिक प्रथाओं की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गए हैं। ये कथन सही है। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड के लिए कुछ विशेष प्रावधान शामिल हैं और अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम के लिए कुछ विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विधान परिषद के गठन और विघटन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह कथन गलत है। संसद में इस अधिनियम को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जाता और इसे साधारण बहुमत के रूप में पारित किया जाता है। दूसरा कथन है, विधान परिषद के 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो एवं संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हो। यह कथन सही है।
विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन का तरीका जो आपको मैं कुछ बताता हूँ। 1/3 सदस्य राज्य के नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड या अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है और 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्ति द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो एवं संबंधित विधानसभा के क्षेत्र में मतदाता हो। यह कथन इसलिए सही हो जाता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ऋणात्मक आयन किसी भी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ में उत्पन्न नहीं होते हैं। यह कथन गलत है। ये नकारात्मक आयनों को उत्पन्न करने वाले खनिजों में अक्सर यूरेनियम और थोरियम जैसे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ शामिल होते हैं। दूसरा कथन है, ऋणात्मक आयन तब बनते हैं जब सूर्य के प्रकाश विकिरण वायु और पानी में ऑक्सीजन क्षरण होता है। ये कथन सही है। सूर्य के प्रकाश विकिरण वायु और जल के ऑक्सीजन के क्षरण से ऋणात्मक आयन उत्पन्न होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, आर्द्र भूमि जैव विविधता से भरपूर जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र है। यह कथन गलत है। आर्द्र भूमि को स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमणकालीन भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां पानी आमतौर पर सतह पर या उससे लगा हुआ होता है या वहां के भूमि उथले पानी से ढके होते हैं। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2014 के तहत आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित मामलों में शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई है। यह भी कथन गलत है। यह पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 न कि 2014 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आग्रह विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षित संपत्ति है। यह कथन सही है। विशेष आग्रह विशेषाधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। दूसरा कथन है, यह ESDR का मूल्य केवल अमेरिकी डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पाउंड पर आधारित है। यह कथन गलत है। ESDR के मूल्य की गणना बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है। इस बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं शामिल होती हैं, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रेनमिनबी और जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड होता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजकोषीय घाटा कुल व्यय और राजस्व प्राप्ति एवं गैर ऋण प्राप्तियों के योग के बीच का अंतर होता है। यह कथन सही है। अगर जो देखें तो परिभाषिक रूप में राजकोषीय घाटा कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। यह दर्शाता है कि सरकार शुद्ध रूप में कितना खर्चा कर रही है। दूसरा कथन है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से पूंजीगत व्यय को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ये कथन गलत है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के चरण 2 में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें पहला विकल्प देखते हैं, इसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। ये सही है। दूसरा विकल्प है, यह एक मजबूत और विश्व स्तर पर
प्रतिस्पर्धी पूंजीगत समान क्षेत्र के निर्णय में मदद करेगा, ये भी सही है। और तीसरा कथन दिया हुआ है इसमें, प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान इसके घटक में से एक है, ये भी सही है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जब ऊपर के तीनों सही हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।